आपको बता दें, महिलाओं के लिए सहतेज आरक्षण विधेयक जल्द बनेगा कानून और उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक भी बनेगा कानून। विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। महिला आरक्षण समेत 14 विधेयक विधानसभा में पारित हुए थे और विधायी विभाग ने विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। इन तमाम विधेयकों को पारित करने के लिए राजभवन भेज दिया गया है। महिला आरक्षण समेत 14 विधेयक ऐसे हैं जो कि विधानसभा में पारित हुए थे। और अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में युवाओं के लिए नौकरी का मौका। स्कूलों में 4000 4th ग्रेड के पदों पर आउटसोर्स से तैनाती होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है और कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद पदों पर भर्ती की जाएगी। हाल ही में सीएम धामी ने खाली पदों को भरने के लिए आदेश दिए थे, तो वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिली थी और सीएम धामी ने हाल ही में इन पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए थे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। चारधाम यात्रा के दौरान इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी रही है। हाई एल्टीट्यूड पर हुई तीर्थयात्रियों की मौत और बेहतर इक्विपमेंट मैन पावर होती तो घायल जो जान है वो बच सकती थी। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो हम नहीं दे पाए हैं। ये स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया है। चारधाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस बार पहुंचे और कई यात्रियों की मौत भी हुई और इस बीच स्वास्थ्य सचिव का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर हमारे पास बेहतर इक्विपमेंट्स होते, मैन पावर होती तो हम जानें बचा सकते थे। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो हम यात्रियों को नहीं दे पाए, जिसके चलते उनकी जान गई है। तो स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम दावे थे उनकी पोल खोली है, व्यवस्थाओं की पोल खोली है और ये भी माना है कि कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्था की कमी रही है। देखिए, जब हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज़ हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। एम ये है कि जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरफेस होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं, चाहे वो चारधाम वाले एरियाज़ हों या दूरस्थ इलाके हों जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको सैचुरेट करने का एम है। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें ताकि जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो। तो देखिए, स्वास्थ्य सचिव का आपने ये वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं इस बार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं में कमी रही है, जिसके चलते जो जाने हैं वो गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि चारधाम यात्रा में इस बार कितने तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। 2022 में करीब 281 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। हार्ट अटैक और दूसरे कारणों से इन यात्रियों की जान गई, ये बात सामने आई। केदारनाथ धाम में 150 तीर्थयात्रियों की जान गई है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 66 तीर्थयात्रियों की यहाँ पर मौत हुई है। यमुनोत्री धाम में 48 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। तो गंगोत्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पहुंचे 17 तीर्थयात्रियों की जान गई। 2019 का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। 2019 में चारधाम यात्रा में कुल 91 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। तो 2022 का यह आंकड़ा भी आपने जाना कि चारों धाम में कितने तीर्थयात्रियों की मौत हुई है और 2019 में चारधाम यात्रा में कितने तीर्थयात्रियों की जान गई, ये भी आपने जाना। हालांकि देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब स्वास्थ्य सचिव भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैन पावर होनी चाहिए थी विभाग में और इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अगर वो कमी हो जाती, वो पूरी हो जाती, तो कहीं ना कहीं जिन यात्रियों की जान गई है उसे बचाने में वो लोग कामयाब हो पाते। और चलिए, विनोद कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे थे विभाग पर
और अब स्वास्थ्य सचिव भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी रही है। किस तरीके से अब इनके बयान को देखा जाए और आगे आने वाले समय में कैसे जो ये कमियां हैं इन पर काम करेगी सरकार? बिल्कुल आयुषी, देखिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का यह बयान बिल्कुल सरकार की पोल खोल रहा है और चारधाम यात्रा मार्गों की जो अव्यवस्था थी वो किसी से छिपी भी नहीं है। अगर सबसे पहले बात करें तो केवल एक धाम की बात कर लेते हैं, केदार धाम में करीब इस सीजन में 15 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए और करीब 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हाई एल्टीट्यूड पर हार्ट अटैक और अन्य बीमारी के कारण हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार खुद ये मान चुके हैं कि अगर बेहतर इक्विपमेंट्स सरकार के पास होते, स्वास्थ्य विभाग के पास होते और मैन पावर की कमी नहीं होती तो बहुत सी ऐसी जानें हैं जो बचाई जा सकती थी। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से ये तैयारी की जा रही है कि 3000 से लेकर 7000 की जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड डेडिकेटेड मेडिकल सिस्टम को स्थापित कर दिया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरह से इस यात्रा सीजन में तमाम अव्यवस्था देखने को मिली और जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी बिल्कुल चरमराई हुई है देखने को मिली थी, लेकिन अब खुद उत्तराखंड शासन में सचिव राजेश कुमार खुद मान चुके हैं कि तमाम जो व्यवस्था थी बिल्कुल चरमराई रही और करीब एक ही धाम की बात करें तो एक ही धाम में 150 लोगों की मौत हार्ट अटैक और अन्य बीमारी की वजह से हुई है। तो सरकार की ये तमाम ऐसी व्यवस्था थी जिसकी ये बयान पोल खोल रहा है। खुद सचिव भी ये मान रहे हैं कि अगर हमारे पास में बेहतर इक्विपमेंट्स होते या हमारे पास में मैन पावर की कमी नहीं होती तो काफ़ी जानों को हम बचा सकते थे। और जिस तरह से सरकार के ये दावे हैं यात्रा मार्गों पर बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन अब खुद सचिव ये मान रहे हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके चलते यात्रियों को सहूलियत हो। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो एबीपी गंगा के दर्शक इस बाइट को सुन रहे हैं, इस बयान को सुन रहे हैं, वो खुद ये बयान में स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतर व्यवस्था नहीं थी और जिस तरह से 3000 से लेकर 7000 के जहां पर लोगों का आवागमन होता है, जहां पर लोग जाते हैं, चाहे यात्रा मार्ग की बात कर ले या फिर पर्यटन स्थलों की बात कर ले, जो बात है उन्होंने माना है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, वो मान रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी इन सब की कौन लेगा? देखिए पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है, जो विभाग है, वो उनके पास है। अगर किसी इक्विपमेंट की कमी है, मैन पावर की कमी है तो ये उनकी जिम्मेदारी है आगे बताना, उस चीज को पूरा करना। और इस बार तो अगर देखा जाए तो चार धाम यात्रा के लिए काफी समय था, जो व्यवस्थाएं थी उन्हें सुचारू करने के लिए सरकार के पास में, प्रशासन के पास में, लेकिन बावजूद उसके ये सारी कमियां, इन पर ध्यान कौन देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब चीजों की? बिल्कुल आयुषी, हमने पूर्व में भी देखा है कि 2020 और 21 में चारधाम यात्रा बिल्कुल प्रभावित रही, लेकिन जब 2022 में यात्रा खुली उसके बाद में ताबड़तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या चारों धामों में बढ़ी और सबसे अगर संख्या रही तो वो केदार धाम में है, जिसमें अगर मैं आपको आंकड़े भी बताऊं कि 15 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए और 150 करीब ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। समय बहुत था लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल बिगड़ी रही और अब जो पूर्व में चारधाम यात्रा में केदारनाथ के जो यात्रा मार्ग हैं वहाँ पर ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, ना ही तमाम ऐसी व्यवस्था थी जो लोगों को सहूलियत देती। लेकिन अब खुद सचिव भी मान चुके हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी बिल्कुल चरमराई रही और यही वजह है कि अगर बेहतर इक्विपमेंट्स सरकार के पास होते, स्वास्थ्य विभाग के पास होते और मैन पावर की कमी नहीं होती तो काफ़ी जानें हम बचा सकते थे। और अगर आंकड़ों की बात करें, बद्रीनाथ में खुद केवल 66 जाने गई हैं, उसके बाद में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, तमाम ऐसे धाम हैं जहां पर हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों की वजह से काफ़ी जाने गई हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा यही है कि अगर केदार धाम में 15 लाख लोगों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं तो वो आंकड़े मौत के भी कम नहीं है, क्योंकि 150 से ज़्यादा ऐसे आंकड़े हैं जो 150 जाने इस बार गई है। खुद सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार मान रहे हैं कि अगर हमारे पास में तमाम ऐसे बेहतर इक्विपमेंट्स होते, मैन पावर की कमी नहीं होती तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता था। और अगर बात कर ले, मैं आपको खुद ये बताऊं भी आईओसी की 3000 से लेकर 7000 का जो हाई एल्टीट्यूड वाले पर्यटन स्थल है जिसमें लोगों का आवागमन होता है, लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तमाम यात्रा मार्गों पर जो दर्शन यात्री के जो चारधाम यात्रा पर भी आते हैं। तो देखिए आने वाले समय में सरकार
की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है कि पर्यटन बढ़े उत्तराखंड में, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये काफी चिंताजनक है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश भर में खोले जाएंगे आंचल कैफे। पहले चरण में देहरादून में आंचल कैफे की शुरुआत हुई और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल कैफे का उद्घाटन किया है। शहीदों के परिजनों, राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार की पहल, युवाओं को भी आंचल कैफे से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदेश भर में आंचल कैफे खोले जाएंगे। पहले चरण में देहरादून में आंचल कैफे की शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से अमूल के कैफ़ेज़ हैं, जिस तरह आनंदा के कैफ़ेज़ हैं, मदर डेयरी के कैफ़ेज़ हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का। वहीं देहरादून के तरला नागर में बनेगा सिटी पार्क। ये बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने इसे हरी झंडी दे दी है। 32 करोड़ की लागत से ये सिटी पार्क तैयार होगा। बुजुर्गों की सहूलियत के मुताबिक इस पार्क को बनाया जाएगा और ये बड़ी खबर, 32 करोड़ की लागत से ये सिटी पार्क बनकर तैयार होगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने इसे हरी झंडी दे दी है। और देहरादून से बड़ी खबर एक और बता दें, कांग्रेस शुरू करेगी बूथ नमन कार्यक्रम। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तैयारी है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्लान कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। बूथ स्तर पर लोगों को बताई जाएगी पार्टी की नीतियां। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने की भी कवायद शुरू होगी। तो कांग्रेस की तैयारी आने वाले समय के लिए, इसके लिए बूथ नमन कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तैयारी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्लान बताया जाएगा और लोगों को पार्टी की नीतियां बताई जाएगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय पर कार्यक्रम। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की भी बैठक होनी है। सचिवालय में सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू और विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चंपावत से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पिंजड़े में कैद हुआ गुलदार। सेफ्टी क्षेत्र में गुलदार ने आतंक मचा रखा था। लगातार ग्रामीण परेशान थे और वन विभाग को गुलदार को पकड़ने में यह बड़ी कामयाबी मिली है। सड़क निर्माण में लगे मजदूर पर गुलदार ने हमला किया था और तब से ही वन विभाग को उस गुलदार की तलाश थी। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और अब ये बड़ी सफलता मिली है। और इसी खबर के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।